हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज बाल विकास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने पर्सनालिटी पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। आज बारी है पर्सनालिटी पार्ट 2 को कंप्लीट करने की। यहाँ पे 10 प्रमुख क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पर्सनालिटी का क्वेश्चन पार्ट 2 है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड से पार्ट 2 का पहला देखो। क्वेश्चन क्या दिया है, व्यक्तिगत साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। यहाँ पे बताना है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, व्यक्तिगत साक्षात्कार का उद्देश्य होता है, यानी द पर्पज ऑफ पर्सनालिटी टेस्टिंग इज। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, अयोग्यता के कारणों को जानना, लोगों को विभिन्न समूहों में अलग करना, व्यवहार या मनोचिकित्सा को लागू करना, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए पहले का आंसर क्या होगा, जो पर्सनालिटी टेस्टिंग का पर्पज हो। पर्सनालिटी टेस्टिंग क्यों किया जाता है? पहले का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, अयोग्यता के कारणों को जानना, यानी टू नो द काजेज ऑफ माल जजमेंट, या फिर लोगों को विभिन्न समूहों में अलग करना, यानी टू क्लासिफाई पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, या फिर व्यवहार या मनोचिकित्सा को लागू करना, यानी टू अप्लाई बिहेवियर साइकोथेरेपी, या फिर ऑल ऑफ दीज। व्यक्तिगत साक्षात्कार का क्या उद्देश्य होता है, पर्पज ऑफ पर्सनालिटी टेस्टिंग? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्यों? क्योंकि अयोग्यता के कारणों को जानने में भी यह मदद करेगा। ठीक है, लोगों के विभिन्न समूहों में अलग करना, डिफरेंशिएट करना, किस प्रकार किस टाइप के लोग हैं उनको क्या उपचार कर किया जा सकता है, या पूछा जा सकता है, जाना जा सकता है उनके बारे में। व्यवहार और मनोचिकित्सा को लागू करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए जो आप पर्पज ऑफ पर्सनालिटी टेस्टिंग का तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डाट डाट वे विधियां डाट डाट विधियां वे तरीके होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को स्वयं को एक प्रेक्षण वस्तु के रूप में देखकर वह अपने बारे में जो कुछ भी जानता है उसे व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है। तो ऐसी कौन सी मेथड है, कौन सी विधियां हैं जो कि वे तरीके होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को स्वयं को एक प्रेक्षण वस्तु के रूप में देख करके वह अपने बारे में जो कुछ भी जानता है उसे व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है। तो यानी वह विधिया का नाम बताना है यहाँ पे। पहला क्या है, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, या फिर विषयात्मक यानी सब्जेक्टिव मेथड होता है, प्रक्षेपात्मक यानी प्रोजेक्टिव मेथड होता है, या फिर मनोविश्लेषक यानी साइको एनालिटिकल मेथड होता है। तो ऐसा कौन सा मेथड होता है जो किसी व्यक्ति को स्वयं को एक प्रेक्षण वस्तु के रूप में देख करके वह अपने बारे में जो कुछ भी जानता है उसे व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है? बताओ सेकेंड का आंसर यहाँ पे क्या होगा। ये टॉपिक है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की कुछ हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड का? इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, विषयात्मक। विषयात्मक विधियां वे तरीके होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को स्वयं को एक प्रेक्षण वस्तु के रूप में देखकर वह अपने बारे में जो कुछ भी जानता है उसे व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, अब इस विधि में का आधार विषय क्या होता है, अपने लक्षणों, दृष्टिकोणों, निजी अनुभवों, उद्देश्यों, जरूरतों और रुचियों के बारे में क्या कहता है, ये सब इसके अंदर होता है। विषयात्मक मतलब जो प्रेक्षण वस्तु के रूप में देख करके वह बताना चाहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक विशेष प्रकार का व्यवहार जो किसी व्यक्ति द्वारा निरंतर कई परिस्थितियों में प्रकट होता है उसे कहा जाता है। एक विशेष प्रकार का व्यवहार जो किसी व्यक्ति द्वारा निरंतर कई परिस्थितियों में प्रकट होता है उसे क्या बोलते हैं? लक्षण, मनोविज्ञान, व्यक्तित्व, या फिर कोई नहीं। एक विशेष प्रकार का व्यवहार जो किसी व्यक्ति द्वारा निरंतर कई परिस्थितियों में प्रकट होता है उसे क्या बोलेंगे? थर्ड का आंसर बताना है। लक्षण के रूप में जानेंगे यानी ट्रेट यानी व्यवहार के रूप में, या फिर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के रूप में, या फिर पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा विशेष प्रकार का व्यवहार जो किसी व्यक्ति द्वारा निरंतर कई परिस्थितियों में, लॉट ऑफ परिस्थितियों में वो प्रकट हो जाता है, करता है, तो उसे क्या बोलेंगे उस व्यक्ति का?
यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, लक्षण। जो आपके ट्रेट होते हैं वह विशेष प्रकार के व्यवहार जो किसी व्यक्ति द्वारा निरंतर कई परिस्थितियों में प्रकट किया जाता है, उसे लक्षण बोला जाता है। लक्षणों से हमारा जो अभिप्राय है, व्यवहार के एक विशेष रूप से है जो व्यक्ति द्वारा निरंतर प्रकट होता है। ठीक है, यह लक्षण इतना प्रभावी होता है कि हम लक्षणों के आधार पर एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से अंतर पहचान सकते हैं। यानी जो आपका लक्षण होता है वास्तव में विशेष होता है, लेकिन वातावरण के प्रति अपेक्षाकृत संतुलित प्रतिक्रिया होती है इसकी। यह लक्षण की आपकी कुछ विशेषता है। ठीक है, आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, लक्षणों के गुण है, लक्षणों के गुण बताना है। द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेट, ट्रेट की प्रॉपर्टी क्या होगी? इन्हें मापा जा सकता है और मात्रात्मक रूप से इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। या फिर लक्षण स्थिर अथवा अपरिवर्तनीय नहीं होते हैं, लक्षण मानसिक मनोस्थिति होते हैं, या फिर ये सभी, ऑल ऑफ दीज। बताइए 4 का आंसर, लक्षणों के गुण क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें मापा जा सकता है और मात्रात्मक रूप से इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। यह लक्षणों का गुण, ये भी सही है। लक्षण स्थिर अथवा अपरिवर्तनीय नहीं होते हैं, ये भी सही है। लक्षण स्थिर अथवा अपरिवर्तनीय नहीं होते, कोई भी स्टेबल मोड में नहीं होते हैं। लक्षण मानसिक मनोस्थिति होते हैं, ठीक है, ये भी सही है, मानसिक मनोस्थिति होते हैं। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। लक्षणों के गुण क्या होते हैं? इन्हें मापा जा सकता है, मात्रात्मक रूप से इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, स्थिर अथवा अपरिवर्तनीय होते हैं और मानसिक मनोस्थिति होते हैं। लक्षणों के गुण सभी होते हैं। ठीक है, 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, GW एलपोर्ट, एलपोर्ट महोदय के बारे में कुछ है। एलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार, एलापोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार व्यक्ति के अधिकांश व्यवहार में प्रकट होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। यहाँ पे बताना है, एलापोर्ट के जो वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व के अधिकांश व्यवहार में प्रकट होने वाले लक्षण, ट्रेट, को क्या कहा जाता है। ठीक है, 5 का आंसर बताना है यहाँ पे GW एलापोर्ट के बारे में। तो द्वितीयक अंतर्निहित गुण कहलाते हैं। व्यक्ति के अधिकांश व्यवहार द्वितीयक अंतर्निहित गुण कहलाएंगे, यानी सेकेंडरी डिस्पोजिशन, या फिर केंद्रीय लक्षण कहलाएंगे, यानी सेंट्रल ट्रेट्स, या फिर मूल लक्षण कहलाएंगे, यानी कार्डिनल ट्रेट, या फिर ये सभी कहलाएंगे। बताओ, एलापोर्ट के जो वर्गीकरण था कि व्यक्ति के अधिकांश व्यवहार में होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी डिस्पोजिशन, सेंट्रल ट्रेट्स, कार्डिनल ट्रेट्स, या फिर ये सभी। 5 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर मूल लक्षण, ठीक है, यानी कार्डिनल ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट। ठीक है, मूल लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के अधिकांश व्यवहार में प्रकट होते हैं। इन लक्षणों में जीवन भर में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स, यानी मूल लक्षण। इसने भी अधिकांश व्यवहार में प्रकट होने के लक्षणों के रूप में बताया था GW एलपोर्ट। ठीक है, 5 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव व्यक्तित्व लक्षणों का मूल्यांकन करने की विधि है। यहाँ पे बताना है कि डॉट डॉट मानव व्यक्तित्व लक्षणों का मूल्यांकन करने की विधि होगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार मानव व्यक्तित्व लक्षणों का मूल्यांकन करने की विधि होगी, या फिर व्यक्तिगत लक्षण, मानसिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि मानव व्यक्तित्व लक्षणों का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी होगी। 6 का आंसर बताना है, डॉट डॉट इज ए मेथड ऑफ असेसिंग ह्यूमन पर्सनालिटी कंस्ट्रक्ट, यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में, यानी पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में, या फिर व्यक्तिगत लक्षण यानी पर्सनालिटी ट्रेट्स के रूप में, मानसिक सिद्धांत यानी कोग्निटिव थ्योरी के रूप में, या फिर ये कोग्निटिव थ्योरी के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 6 का आंसर बताना है, मानव व्यक्तित्व लक्षणों का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी होगी। देखो, व्यक्तित्व लक्षणों का मूल्यांकन करना है, ठीक है, पर्सनालिटी का, तो
व्यक्तिगत साक्षात्कार इसमें सबसे उपयुक्त होगा। 6 का आंसर ए नंबर। व्यक्तिगत साक्षात मानव के व्यक्तित्व लक्षणों का मूल्यांकन करने की विधि होती है। अधिकांश व्यक्तिगत मूल्यांकन पत्र जो होते हैं, यंत्र जो होते हैं, वह वास्तव में आत्मविश्लेषी, स्वयं मूल्यांकन, प्रश्नोत्तरी विधियां और जीवन ब्यौरा जैसे रेटिंग स्केल से रिपोर्ट किए जाते हैं। इसको जांचा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, डांट डांट में परीक्षार्थी प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसमें परीक्षार्थी प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर उसे अंक देते हैं कि वह प्रश्न या कथन उनके ऊपर कितना सही लागू होता है। तो प्रक्षेपात्मक परीक्षण में परीक्षार्थी प्रश्नों को पढ़ते हैं, यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट में, या फिर स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी में यानी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में, या फिर ए एंड बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा इसमें आपका परीक्षण हो गया, प्रश्नोत्तरी होगा, जो कि परीक्षार्थी प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसे अंक देंगे, उसे मार्क्स प्रदान करेंगे कि वह प्रश्न या कथन उनके ऊपर कितना सही लागू होगा। बताइए 7 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोच लिया आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी, यानी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में परीक्षार्थी प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर उसे अंक देते हैं कि वह प्रश्न या कथन उनके ऊपर कितना सही लागू होता है। इसे किसके रूप में जाना जाएगा? तो स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी। ठीक है, सबसे जानी मानी स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी में से एक मिनीसोटा बहुचरणीय प्रश्नावली, व्यक्तित्व प्रश्नावली है। ये एक टेस्ट है, इसको जांचने का सबसे फेमस है, और ये एमपी टेट में तो बहुत बार पूछा है। एमएमपीआई जिसे बोलते हैं, मिनीसोटा मल्टीफेस पर्सनालिटी इन्वेंटरी जिसे बोला जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो ये कमेंट बॉक्स में बताओ। काफी बार पूछा है, एमपी टेट में मैंने कराया था इसको, और ये वीडियो की प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा, जाके देखना। यही क्वेश्चन है यहाँ पे। ये सबसे ज्यादा स्व मूल्यांकन यानी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में यूज किया जाता है, एमएमपीआई टेस्ट का। ठीक है, यह एक बहुचरणीय व्यक्तित्व प्रश्नावली होती है, जिसके माध्यम से व्यक्तित्व को जांचा जाता है, अंकित किया जाता है। ठीक है, 7 का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी प्रश्नोत्तरी 16 प्रमुख व्यक्तित्व कारकों को मापती है? 16 मोस्ट फेमस पर्सनालिटी फैक्टर्स को मापेगी। यहाँ पे बताना है कौन सी प्रश्नोत्तरी 16 प्रमुख व्यक्तित्व कारकों को मापती है, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली 16 प्रमुख व्यक्तित्व कारकों को मापने वाली विधि को कौन सा है, या प्रश्नोत्तरी को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, एमबीटीआई टेस्ट, या प्रश्नोत्तरी, या फिर 16 व्यक्तित्व प्रश्नावली, कारक प्रश्नावली, 16 पीएफ फैक्टर्स, या फिर पर्सनालिटी फैक्टर्स, या फिर 9 व्यक्तित्व प्रश्नावली, यानी नियो पर्सनालिटी इन्वेंटरी, या फिर कोई दूसरा, इनमें से कोई नहीं। बताओ, जो व्यक्तित्व कारकों को मापेगी और 16 प्रमुख व्यक्तित्व कारकों को मापेगी, उस टेस्ट को क्या बोलेंगे, उस प्रश्नोत्तरी को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली को किस रूप में जानते हैं? 16 पीएफ फैक्टर्स इसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा व्यक्तित्व कारकों को मापती है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, कंपनियां, जैसे उदाहरण देख लो, कंपनियां कर्मचारियों के चयन के समय इनकी मदद लेती है, 16 पीएफ फैक्टर्स का। ये काफी फेमस होता है, व्यक्तित्व को मापने वाली विधि है। दिया किसने था? रेमंड कैटल महोदय ने दिया था इसको, 16 पीएफ फैक्टर्स को। ये भी एमपी टेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है, कई बार इन्होंने पूछा है एमपी टेट में, मध्य प्रदेश टीचर्स में, और भी टेट में आते होंगे। मैंने देखा नहीं था पेपर, देखूंगा तो बताऊंगा फिर कभी आगे मिलेगा तो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मुखरता, सामाजिक और रोमांच प्रिय जैसे लक्षण किसके अंतर्गत आते हैं? जबकि मुखरता है, सामाजिक और रोमांच प्रिय लक्षण है,
वह किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? 9 का आंसर बताना है। ट्रेड्स लाइक टाक्टिव यानी रोमांच फ्री, ये सब एडवेंचर कमांडर इसके अंतर्गत आएंगे। बहिर्मुखता यानी एक्स्ट्रावर्जेंस के रूप में, सहमतता यानी एग्रीब्लेनेस के रूप में, कर्तव्य निष्ठा यानी कॉन्शियसनेस के रूप में, या फिर सांस्कृतिक यानी कल्चर के रूप में। तो ये आपकी मुखरता, सामाजिक और रोमांचप्रिय जैसे लक्षण होते हैं, तो व्यक्तित्व के किस भाग में आते हैं? आपका कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए उसमें? इन ऑप्शनों में से बताना है। 9 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसान है इसको, तो बहिर्मुखता बोलेंगे। बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है, एक्सट्रोवर्ट पर्सन, वह इन सारे गुणों को धारण करता है, रखता है। मुखरता, सामाजिक, लोग रोमांचप्रिय, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना आदि इत्यादि। ठीक है, तो ये सब किसके होते हैं? एक्सट्रोवर्ट पर्सन के होते हैं, बहिर्मुखी पर्सन के होते हैं। 9 का आंसर ए नंबर। ठीक है, तो 9 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, MMPI में कितने कथन होते हैं? जो MMPI टेस्ट होता है उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं ये बताना है। 500 क्वेश्चंस होते हैं, 567, 450 या फिर 200? बताओ, MMPI टेस्ट में कितने कथन होते हैं? इसमें पहले तो शुरुआत में 500 होते थे, ठीक है, जब ये बना था। और अब इसमें अपडेट हुआ है तो 567 प्लस क्वेश्चंस रखे गए हैं। धीरे धीरे अपडेट करते जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को शामिल कर लेना चाहिए जो कि व्यक्तित्व के मापने में उपयोगी हो सकता है। कई प्रकार से दुनिया में लोग होते हैं, तो जांचने के लिए कई प्रकार के क्वेश्चंस को शामिल किए जाते हैं। उसी क्या बोला जाता है? MMPI टेस्ट के क्वेश्चंस। यह मनोविज्ञान रोग का पता लगाने के लिए अक्सर प्रयोग की जाने वाली व्यक्तित्व प्रश्नोत्तरी का नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? MMPI का मिनीसोटा मल्टी फिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आया था, तो अगर नहीं लिख पाए होंगे तो इसमें देख लेना। मिनीसोटा मल्टी फिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी यानी MMPI, इसमें 567 प्लस क्वेश्चन सम्मिलित हैं इस समय, जिनका परीक्षार्थी सही या गलत या कुछ भी नहीं इसका आंसर दे सकता है। 3 प्रकार से ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, कि या तो सही है, या तो गलत है, या तो कुछ भी नहीं है, नहीं जानता उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे 10th का आंसर बी नंबर, 567 प्लस। तो ये आपका पर्सनालिटी का दूसरा पार्ट था, कंप्लीट हुआ। और इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं, 10 क्वेश्चन पिछले सीरीज में, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, साथ ही ये बताना कितने मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि 10 में से आपको कितने मिलेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहे हैं। साथ ही अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। और इसको यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे।